नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे चार का चक्रव्यूह और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बंगाल में मतगणना से पहले सियासी तकरार जारी है। यह टकराव किसी और को लेकर नहीं बल्कि उसी ईवीएम मशीन को लेकर है जिसे चुनाव आयोग ने इस सहूलियत के लिए प्रयोग में लगाया था कि बिना किसी बैलेट पेपर का इस्तेमाल किए चुनावी प्रक्रिया में तेजी लाया जाए। 1982 के केरल के एक उपचुनाव में पहली बार पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जिस ईवीएम का इस्तेमाल हुआ उसको लेकर कोई नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में यह मशीन चुनावी पार्टियों के लिए आरोप प्रत्यारोप के केंद्र में होंगी। असल में 2004 में जिस ईवीएम को पूरे लोकसभा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने व्यापक रूप से इस्तेमाल किया, अब उसी ईवीएम को लेकर एक बार फिर से बंगाल में सियासी पारा हाई है। बंगाल में पहले चरण के मतदान यानी 23 अप्रैल के बाद से ईवीएम को लेकर राजनीति गर्मा गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर एक तरफा फैसला करने का आरोप लगाया। टीएमसी का कहना है कि पहले जहां जाकर हर पॉलिटिकल पार्टी या प्रेस भी कैमरे के वीडियो देख सकते थे, अब उस पर चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी है। अब केवल हम जिन एजेंट का नाम देंगे वो 10 एजेंट ही शिफ्ट के हिसाब से वीडियो देख पाएंगे। ये एक तरफा फैसला है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का साफ साफ कहना है कि टीएमसी चुनाव हार रही है और यही वजह है कि वो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रही है, परेशान है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने स्ट्रांग रूम को लेकर टीएमसी के आरोपों और ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये ड्रामेबाजी है, ये जमीनी हकीकत नहीं, ये मीडिया में तू खींच मेरी फोटो के लिए हो रहा है। टीएमसी की सत्ता जा रही है, ये हारने वाले हैं। इन्होंने पॉलिटिक्स को प्रोफेशन बना दिया है। यही नहीं रुके वो, आगे कहते हैं कि दूसरी पार्टी के लोग हार गए तो उन्हें कुछ नहीं होगा। टीएमसी हार गई तो उसके नेता बर्बाद हो जाएंगे, घर द्वार सब कुछ चला जाएगा, अवैध निर्माण रुपए सब कुछ चले जाएंगे, दादागिरी खत्म हो जाएगी। हमने अच्छी तरह से चुनावी लड़ाई लड़ी है और सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन इन सब के बीच दूसरे चरण के चुनाव की बात करें यानी 29 अप्रैल को टीएमसी की गुंडागर्दी भी देखने को मिली। कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं के साथ उनका आमना सामना हुआ। कुछ तृणमूल के नेता पुलिस और प्रशासन से बहस करते हुए भी दिखाई दिए, तो कुछ लोग स्ट्रांग रूम में मशीनों को रखने को लेकर अव्यवस्था का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए। नतीजा यह हुआ कि चुनाव आयोग को फाल्टा की विधानसभा सीट पर दोबारा से चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ा और 21 मई इसकी तारीख भी निर्धारित कर दी गई। ऐसा नहीं है कि सियासी जंग में पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक सत्ता में रही सीपीआईएम भी शामिल हो गई। नेता सुजन चक्रवर्ती ने आरोप लगाया कि वोटों की लड़ाई अब गंदी हो चुकी है। आरोप है कि बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टियां चुनावों में गलत तरीके से लाभ उठाती हैं। इस सियासी जुबानी जंग में कांग्रेस भी पीछे नहीं दिख रही है। अब आपको कुछ ग्राफिक्स जो है वो दिखाते हैं कि कहानी क्या कह रही है। ईवीएम को लेकर कब कब आरोप लगे, सबसे पहले आप याद करिए 2014 का लोकसभा चुनाव। उस दौरान क्या हुआ, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोप जो है वो लगाए गए। कहा गया कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया और आम आदमी पार्टी ने भी इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की। 2017 के विधानसभा चुनाव की भी बात कुछ इसी तरह से ही देखने को मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यूपी उत्तराखंड में बीजेपी के जीत के बाद यह आरोप फिर से लगाए। कहा गया कि ईवीएम
हैक कर ली गई। कोई भी बटन दबाओ, बीजेपी की पर्ची निकल रही है। यह आरोप लगे थे। समाजवादी पार्टी, बसपा, इन्होंने भी ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगाए और एनडीए की जीत के बाद ईवीएम में छेड़छाड़ के आरोप लगे थे। ये 2019 लोकसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूं। 14, 17 और 19 साल दर साल बीतते गए। चुनाव हर साल, हर 5 साल के बाद, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, वो होते गए। लेकिन ईवीएम को लेकर जो विपक्षी पार्टियां छाती पीट रही थी, वो अभी भी पीट रही हैं। और कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अगर बंगाल में सत्ता परिवर्तन होता है तो वहां पर भी छाती पीटती हुई टीएमसी नजर आएगी, क्योंकि माहौल अभी कुछ इसी तरह से डेवलप किया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा। 24 लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें, एनडीए की जीत के बाद फिर से आरोप लगे, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम को हाईजैक कर लिया गया है। यानी ईवीएम को लेकर चुनाव हारने वाली पार्टियों के सुर हमेशा विरोधी ही रहे। और अब इसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जब आप जीते, यानी बीजेपी के अलावा कोई विपक्षी जीता, तब ईवीएम में कोई खराबी या ईवीएम को लेकर नाराजगी या ईवीएम को लेकर हाईजैक वाली बात क्यों नहीं कही गई? बाप की विपक्ष हारा तो ईवीएम पर चीख पुकार मच गई, रोना धोना शुरू हो गया, छाती पीटते रह गए। लेकिन जहां जहां विपक्षी पार्टियां जीती, वहां पर कोई दुख दर्द नहीं देखने को मिला। सेलेक्टिव कैसे हो जाते हैं, इस पर चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ आर के मिश्रा साहब, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे, नेता टीएमसी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और नावेद शिको साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है नावेद जी आपका भी। सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत मैं विपक्षी पार्टियों से करना चाहता हूं। क्या तकलीफ है, क्यों हमेशा आपको ऐसा लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है? और अगर ईवीएम में गड़बड़ी है तो उस समय गड़बड़ी कहां चली जाती है जहां पर विपक्षी पार्टियां जीतती हुई नजर आती हैं? इसको समझेंगे। राम प्रकाश पांडे जी। देखिए आशीष जी, ये कोई तर्क नहीं है, क्योंकि अगर एक बार जिता के कहीं पर दिखाया जाए कि ईवीएम ठीक है और बाकी राज्यों में ठीक है, अपने मैनिपुलेशन करके किया जाए, तो उससे कोई तर्क की बात नहीं होती है। पेगासस लेके कई बार ये बातें उठी हैं, तो इलेक्शन का कमीशन का काम है ये सब, जितने भी राजनीतिक दल है गणतांत्रिक पद्धति में, कि ये स्पष्टीकरण दे कि ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे भारत में, पेगासस का काम नहीं होता। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही, मैं चाह रहा हूं थोड़ा दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेगा। मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपकी बात क्लियरली क्या आ रही है। मैं कांग्रेस का रुख कर लेता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। राम पांडे जी, यही तकलीफ आपको भी है, कांग्रेस को भी यही तकलीफ है? किसको नहीं है? और मान के चलिए कांग्रेस को है, टीएमसी को है, देश को है, तो ईवीएम को बंद करने में दिक्कत कहाँ आ रही है? बंद कर दो, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएगा। जितना खर्चा एक दिन के अखबारों पर होता है, कागज जितना एक दिन में जो अखबार छपता है हिंदुस्तान में, उससे कम पेपर में ये सारा चुनाव बैलेट पेपर हो जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बोल चुका है, एलन मस्क बोल चुका है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। सारी दुनिया मानती है ईवीएम में छेड़छाड़ संभव है। फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड, ये सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज हैं जो सब अपनी यहाँ ईवीएम से चुनाव बंद करा चुके हैं। आपने बताया ये 2014 से शुरू हुआ, 2014 से शुरू नहीं हुआ। जीवीएल नरसिम्हा बीजेपी के राष्ट्रीय सवाल उठाने की बात कर रहा हूं सर।
मैं भी यही कह रहा हूं। जी। उससे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी ने सवाल उठाया था, उससे पहले जीवीएल नरसिम्हा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं और जहां तक है राज्यसभा सांसद रहे, उन्होंने तो किताब लिखी है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। उस किताब की जानकारी आपको नहीं है। लालकृष्ण आडवाणी जी ने कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा था ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये 2014 के पहले की बात बता रहा हूं, लेकिन आपको ये जानकारी नहीं है। चलिए छोड़िए, अभी कल कल काउंटिंग होना है। टीएमसी कह रही है ईवीएम पर शक है। अभी तो टीएमसी को नहीं पता है ना कि उनकी सरकार बनेगी, कल बनेगी, किसकी बनेगी। टीएमसी तो पहले से ही विरोध कर रही है ना, कांग्रेस तो पहले से ही विरोध कर रही है। तो ईवीएम को बंद कर दो तो कम से कम एक टॉपिक तो बंद हो जाएगा कि ईवीएम के कारण ये गड़बड़ी हो रही है। और जब भी छेड़छाड़ होती है तो नहीं, ठीक है। आप लोग जब आप लोग 14 से पहले जब आप लोग थे तब क्यों नहीं कोशिश कर पाए? जी, तब इतने भ्रष्ट लोग नहीं थे ना। अब आप बताइए 2014 के पहले ये तो सर यही बात होगी कि हेड मैं भी आपको आपका, प्रूफ दे टेल रहा भी हूं, आपका। प्रूफ दे रहा हूं, हाँ, प्रूफ दे रहा हूं, जी, प्रूफ दे रहा हूं जी। 2014 के पहले जब मुख्य चुनाव आयुक्त का अपॉइंटमेंट होता था तो उसमें प्रधानमंत्री रहते थे, नेता प्रतिपक्ष रहते थे और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री, तो 3 लोग मिलकर निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते थे। इन्होंने क्या कर दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर अमित शाह जी को रख दिया। अब बताइए अमित शाह जी ज्यादा निष्पक्ष चुनाव आयुक्त को चुनेंगे या देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो मुख्य चुनाव आयुक्त को निष्पक्ष चुनेंगे? ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और फिर इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया कि ज्ञानेश गुप्ता पर आप एफआईआर नहीं कर सकते। ये पहले नहीं था कि ज्ञानेश गुप्ता या मुख्य चुनाव आयुक्त कुछ गलत करेंगे तो उन पर भी एफआईआर हो सकती थी। हाँ। लेकिन उन्होंने कानून बना दिया कि ज्ञानेश गुप्ता पर अब कोई एफआईआर नहीं होगी। आर.के. मिश्रा साहब जवाब दीजिएगा इस पर। देखिए आशीष जी, ये बात ईवीएम की नहीं है, ये ईवीएम के ऊपर में ये जो विषय है, ये विषय एक तरह से ट्रेंड बन गया है विपक्षी पार्टियों का इसके ऊपर में आरोप लगाने का। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये देश को अभी राम नहीं, वो इस चीज का एग्जांपल तो दे रहे हैं ना कि लालकृष्ण आडवाणी ने भी सवाल उठाया था, बुक की बात वो कर रहे हैं। देश तो बहुत आगे निकल चुका है आशीष जी, देश तो बहुत आगे निकल चुका है। और मैं सीधा विषय पर आता हूँ जी। जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम का विषय गया था तो हमारे विपक्षी दलों ने उसके ऊपर में हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। क्यों किया था भैया? राम पांडे जी आप जरा मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि विपक्षी दलों ने जब एफिडेविट की बात की गई थी तो उस समय में उन्होंने क्यों नहीं एफिडेविट पर साइन किया? तो ये तो विषय ये हो गया जो कि जब आप जीतते हैं तो ईवीएम बहुत अच्छा होता है, जब हारते हैं तो ईवीएम खराब होता है। या पहले से ही नैरेटिव बनाने की कोशिश करने लगते हैं, एक माहौल बनाने का प्रयास करते हैं। उसी तरह से आप पश्चिम बंगाल के अंदर में जो 15 सालों का जो शासन है वो जनता के ऊपर में जिस तरह से आपने कुशासन थोपा, ये निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बार चुनाव खुद लड़ रही है। यहाँ पर कोई पार्टी नहीं है जो कि चुनाव लड़ रही है, जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं उनके खिलाफ लड़ रहा है शुभेंदु अधिकारी आपकी तरफ से। घोटाले का आरोपी लग रहा है शुभेंदु अधिकारी आपकी तरफ से। आपने कहा था इसको जेल होनी चाहिए और उसको आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। इतने बड़े घोटालेबाज को आप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कितने वहां अपराध बढ़ेंगे और कितना भ्रष्ट शासन होगा। जिस शुभेंदु को कहा था आपने कि ये इसको जेल होनी चाहिए, उसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके लिए कितने बड़े आपने चिट फंड घोटाले के आरोप लगाए कि ये चिट फंड घोटाले का आरोपी है शुभेंदु। आईपैक वाले मामले में क्या हुआ था? आईपैक वाले मामले में भी क्या हुआ था सर? मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई। पांडे जी उसको देखिए डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करके। जब आपने कहा मैं बिल्कुल सुना, बड़े धैर्य से सुना आपको। पश्चिम बंगाल के अंदर की जो बात है वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है ये जनता का आक्रोश है जो अब अभी तक नजर आया है। और मुझे लगता है कि कल ही का समय है, कोई ज्यादा दिन इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। कल का समय है और कल जब गिनती शुरू होगी तो हमें पता चल जाएगा क्योंकि जनता का आक्रोश किस हद तक 15 सालों के अंदर में रहा। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस भी था, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर में 35 साल सीपीआईएम ने राज किया वहां पे 15 सालों से थी। तो आज जिस आक्रोश की हम बात कर रहे हैं आशीष जी, आपको
नजर आ रहा है, वो धरती पे, धरातल पे ठीक है, नजर आ रहा है। वो तो फैसला हो जाएगा कि वो आक्रोश नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, नाराजगी नजर आ रही है या नहीं आ रही है। वो मुद्दे जिनको लेकर, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, उन मुद्दों पर जनता ने भरोसा जताया नहीं जताया, ये कल तस्वीर 13 घंटे 46 मिनट और 16 सेकंड के बाद क्लियर हो जाएगी। नाविद की सर का मैं रुख करना चाहूंगा। नाविद जी, ईवीएम का रोना जो है वो अभी से नहीं शुरू हुआ है। 14 का जो मैंने जिक्र किया, जिसको डॉक्टर राम पांडे ने बहुत ही तंज भरे लहजे में बोला, मैं जवाब दे सकता था लेकिन मैंने नहीं दिया, क्योंकि ये ना हो कि हम विपक्ष की बात को दबाते हैं। मैं क्लियर कहना चाहता हूं कि 14 के बाद से ईवीएम को लेकर छाती पीटने का काम विपक्ष की तरफ से लगातार पुरजोर तरीके से होता हुआ नजर आया। उससे पहले भी जिस चीज का राम सर ने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने भी जो उसको लेकर अपनी बात कही है और किताब भी लिखी है, आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर क्या देख पा रहे हैं? और ये ईवीएम वाला जो नैरेटिव सेट होने का आरोप बीजेपी लगा रही है कि पहले से ही माहौल बनाया जा रहा है, वो जानते हैं कि विपक्षी पार्टी जो टीएमसी है वो हारती हुई नजर आ रही है। देखिए, ईवीएम का ही अब बस सवाल नहीं है, आरोप केवल ईवीएम का ही नहीं है, आरोपों का दायरा बहुत बढ़ चुका है विपक्षी दलों द्वारा। अब वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण पर भी सवाल उठ रहा है, अब एसआईआर पर भी सवाल उठ रहा है, अब चुनाव के दौरान जो फोर्सेस होती है, जो सुरक्षा बल होते हैं, उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। यानी आरोपों का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ईवीएम का जो आरोप था, हालांकि इसकी शुरुआत आडवाणी जी ने की थी, सबसे पहला सवाल आडवाणी ने उठाया था। उसके बाद में जब से एनडीए सरकार लगातार जीतती रही देश में और अलग अलग राज्यों में, तो ईवीएम का मामला न्यायालय में गया और न्यायालय के अलावा चुनाव आयोग ने बाकायदा सारे विपक्षी दलों को आमंत्रित किया था कि इसको कैसे इसमें छेड़छाड़ की जा सकती है, कैसे इसमें फेरबदल किया जा सकता है, कैसे इसमें कोई एरर पैदा किया जा सकता है। अगर किया जा सकता हो तो आप प्रेजेंटेशन दीजिए, ठीक है। और फिर ईवीएम की छेड़छाड़ के बारे में या किसी भी प्रेजेंटेशन में उसको साबित नहीं किया जा सका कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ की जा सकती है। ईवीएम का मामला और वो आरोप विपक्षी दलों द्वारा काफी हद तक ठंडे पड़ गए थे इस प्रेजेंटेशन के बाद। उसके बाद एसआईआर आया। हालांकि एसआईआर कोई नई चीज नहीं है, एसआईआर हमेशा से होता रहा है, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हमेशा से होता रहा है, उसके ऊपर तमाम सवाल उठे। उसके बाद में फोर्सेस पे सवाल उठे और इस तरह के तमाम जो लोकतांत्रिक व्यवस्था, क्यों उठा रहे हैं ये सवाल उठा रहा है ये बार बार सवाल? मानता हूं सर ठीक है, मैं समझ गया, विपक्ष बार बार सवाल ये क्यों उठा रहा है? देखिए, एक चीज को समझना होगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारी दुनिया में सबसे बेहतर व्यवस्था समझी जाती है, भारत में सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और मुझे नहीं लगता है कि इन सवालों के ऊपर सवाल उठना चाहिए। जितना मंथन होता है उतनी पारदर्शिता पैदा होती है, उतना ही सिस्टम मजबूत होता है। सवाल विपक्ष का उठाना काम है। अगर ईवीएम पे सवाल उठा, उसके बाद आयोग ने सारे दलों को बुलाकर सवाल किया कि आप अगर इसमें कोई छेड़छाड़ कर सकते हैं तो करिए, यानी ईवीएम के वो आरोप खारिज हो चुके, दुनिया ने देखा। डॉक्टर राम पांडे, ठीक है, सामने रखिएगा। डॉक्टर राम पांडे कुछ कहना चाहते हैं इस पर? सर मैं रिएक्शन ले लूं फिर आता हूं मैं। राम पांडे जी। मैं वरिष्ठ पत्रकार नाविद जी को चैलेंज करता हूं, ईवीएम मुझे दिलवा दीजिए और मैं छेड़छाड़ करके मैं बता दूंगा कि इसमें हो सकती है। आप मुझे मशीन दिलवा दीजिए, यदि आप में हिम्मत है तो यहाँ झूठे बयान मत दीजिए। कोई मशीन किसी को भी नहीं दी गई, कहा दूर से मशीन के दर्शन कर लीजिए। मशीन के दर्शन करने से छेड़छाड़ होती है क्या? मशीन हाथ में देने से बताया जाता है। आजकल पेगासस के माध्यम से इजराइल से मोबाइल कंट्रोल हो जाते हैं। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, हम और आप यहाँ बैठ के टीवी डिबेट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता। इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइड कोई भी कभी भी कहीं से भी कंट्रोल हो सकती है, और इस बात को एलन मस्क बोल चुका है, सारी दुनिया बोल रही है। और ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है, ये इस बात का सबूत है कि चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है। ईवीएम बंद इसीलिए नहीं की जा रही है कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी जो चाहे वो उसमें छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो इसलिए अब बताइए, आपने कहा कि एसआईआर हो रही है। एक मिनट नावे साहब, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नाम बताइए एसआईआर में जिन लोगों के नाम काटे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग के जिन लोगों के नाम काटे उनकी सूची दो।
क्यों नहीं चुनाव आयोग ने सूची दी नाम काटने वालों की? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंगाल में जिन लोगों के नाम काटे गए उनकी सूची दीजिए, ठीक है, नाम सहित। मिश्रा साहब कुछ कहना आज चाह तक रहे हैं। वो सूची नहीं दी गई है। ठीक है, क्यों नहीं दी गई है वो सूची? ठीक है, मैंने कहा ना, आपकी बात सही है, मैं तो स्वागत कर रहा हूं। हाँ, मैं क्या, मंथन होना चाहिए, सवाल उठना चाहिए, पारदर्शिता इससे होती है, मजबूत होता है लोकतंत्र। मैं इस पर एतराज नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को आप खारिज नहीं कर सकते कि ईवीएम के साथ में तमाम ईवीएम चला दीजिए, मैं छेड़छाड़ करके बता दूंगा। ईवीएम चला दीजिए, मैं छेड़छाड़ करके बता दूंगा उसमें। ठीक है, मिश्रा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आशीष जी, यहाँ पर एक बात मुश्किल नहीं है। आप जैसे नाबिल साहब ने कहा, क्योंकि विपक्ष का काम है उसके ऊपर में मंथन करना, उस विषय को आगे लाना, लेकिन उस विषय का कहीं ना कहीं अंत तो करेंगे या नहीं करेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट में ये सारे विषय चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को आग्रह किया, उस समय में क्यों पीछे हट गए भाई? तो ये बात अगर कहीं पे भी आप देखिए, बात यहाँ पर आज की ही ईवीएम की नहीं है। जैसे आपने कहा 2014 से, मुझे लगता है जो कि चाहे राजस्थान का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, उत्तराखंड का चुनाव हो, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, कहीं का भी चुनाव हो, इस तरह के जो माहौल बनाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कि विपक्षी दलों का जिस तरह से आधार घट रहा है। ठीक है, ठीक है। राम प्रकाश पांडे जी, आप लोगों ने भी जो सत्ता बनाई वो ईवीएम हैक कर ली होगी कांग्रेस के मुताबिक। जी नहीं है, किंतु देखिए, आप जैसे नाविद जी बोल रहे हैं कि पारदर्शिता, तो पारदर्शिता पर कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह लग रही है। आप मंथन कर, ठीक है, अगर ऐसी बात होती है तो क्यों नहीं विरोधी दल के लोकतंत्र मजबूत होगा, विरोधी दल को लेके, सारे राजनीतिक दल को लेके इसकी क्लैरिफिकेशन। नहीं और कई चीजें तो नहीं सर, सवाल राम प्रकाश पांडे जी, सर जो कांग्रेस कह रही है वो ये कह रही कि ईवीएम बहुत आसानी से हैक हो सकता है, वो उनको उपलब्ध करा दीजिए, वो प्रूफ कर देंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब तक जो चुनाव आपने, पिछला चुनाव जो जीता, वो क्या ईवीएम हैक होकर जीत गए? पिछला चुनाव जो है कि हम इस बार ये वाला भी चुनाव जीत रहे हैं और दावे के साथ जीत रहे हैं। अरे सर, ये वाला चलिए, मैं ये वाला भी मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं इसको मान लूं कि आप ये ईवीएम हैक हो गया अगर आप जीत गए होंगे। ईवीएम हैक नहीं, आपको मैं कई चीज बता रहा हूँ कि अभी भारतीय जनता पार्टी के ही 12 में सीसीटीवी लेके हंगामा मचाए हुए हैं। ये इलेक्शन कमीशन की कमी है ना। आपने जब सीसीटीवी लगा रखा है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा क्यों बंद हो जाएगा? फुटेज क्यों नहीं आती? सर, इसकी शिकायत भी बीजेपी एजेंट ने की है कि सीसीटीवी जो बंद हो गया है, और आरोप ये लग रहा है कि टीएमसी आसपास जो है, टीएमसी का इन्वॉल्वमेंट है। अब क्या करेंगे उस पे फिर? अब यही बताया ना कि ये कमी किसकी है। मैं तो बोलूंगा नहीं, वो फेल्योर है। मैं बोलता हूं, मैं ये खुद कहता हूं कि अगर जिसकी जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर फॉल्ट है। लेकिन जो हिंसा हो रही है और जो पहले से एक माहौल तैयार हो रहा है, उसके पीछे की मंशा क्या दर्शाती है? डॉक्टर राम पांडे जी, आप आशीष जी, मेरे को एक चीज आप बताइए। जी बोलिए, जल्दी से बोलिए, फिर राम पांडे जी का रुख करूंगा। पश्चिम बंगाल में जितनी केंद्रीय बल भेजी है जी, मणिपुर जल रहा था तो उतना केंद्रीय बल तो वहां नहीं भेजा गया। उसके बाद भी हो रहे, तो डिफॉल्टर मैं बोलूंगा इलेक्शन कमीशन को, कि उन्होंने पूरी मुस्तैदी की और केवल मीडिया में बताया गया कि इस तरह से करवा देंगे, है मुक्त होगा, ये होगा। पश्चिम बंगाल में बार बार हिंसा होती है, उसके कारण ये परसेप्शन बनाया गया मीडिया में। अरे धरातल में काम करके दिखाए। ठीक है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, राम पांडे जी कंप्लीट करिएगा सर। पहले तो सर मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो चुनाव आयोग है वो टीएमसी के कंट्रोल में नहीं है, वो अमित शाह जी के कंट्रोल में है। तो सर वो फिर पिछला चुनाव जीत जाते, अगर उनके कंट्रोल में है तो वो जीत जाते ना। जी सर, तो आप देखिए 543 लोकसभा सीट है। यदि बीजेपी 543 पर जीत जाएगी तो फिर हम लोग चर्चा कहां कर पाएंगे? कुछ बचेगा कि यदि बीजेपी 543 पर जीत जाएगी? क्या बात है सर, क्या जवाब दिया आपने। हाँ, सही कह रहे हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए। दूसरा, पुलिस वहां की जो है वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में है। सीआरपीएफ चुनाव आयोग के कंट्रोल में है। पुलिस कहां की भेजी गई है? जहां बीजेपी की सरकार है। अभी एक अजय पाल शर्मा थे यूपी के, वो भी वहां भेजे गए। और उन्होंने प्रत्याशी तक को धमकी दी। टीएमसी के प्रत्याशी को धमकी दी कि घर के बाहर नहीं निकलना। तो अगर उन्हें लग रहा है कि कोई हंगामा काट रहा है, ठीक है, मैं रिएक्शन लेता हूं, बहुत कम समय बचा है, बहुत छोटा सा रिएक्शन मैं बीजेपी का रुख करता हूं। सर कंप्लीट करेगा आर के मिश्रा साहब।
देखिए, मतलब वहां पर कैंडिडेट ने लोगों को धमकाया, और आपको जब अगर कुछ कहा जाता है तो आपने एक माहौल बनाने का प्रयास किया। मुझे आज तक लगता है विपक्षी दलों का क्या मेंटलिटी हो गया है, क्या आप कहीं ना कहीं, मुझे लगता है जो कि कहीं अपना आधार जिस तरह से आप खो रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको चुनाव में नजर आ रहा है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है जो कि कल का आने वाला जो समय है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आशीष जी, लेकिन मैं इसकी जरूर कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दी विपक्षी दलों का जो भी आरोप है वो निराधार है। उनके जो भी आरोप है, नावेद साहब लास्ट 30 सेकेंड। अब आरोप का दायरा बहुत बढ़ चुका है। मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर इस वक्त फैसला हो जाए कि बैलेट से चुनाव होगा, उसके बाद दूसरा आरोप ये लगेगा, अरे वो बैलेट, उस बैलेट को हड़पने का, उस बैलेट को जला देने का इतिहास क्या रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। और क्या सबसे तेज किस चीज में अगर बात की जाए कि किसके रिजल्ट रहेंगे या कम समय लग सकता है, वो भी किसी से छिपा नहीं है। फिलहाल सबसे जरूरी हो जाता है पारदर्शिता को लेकर कहीं ना कहीं जो मतभेद है वो जरूर खत्म होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन अपनी भूमिका जरूर निभा रहा है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। अब जो तय होने वाला है वो 4 मई को किस तरह से तस्वीर रहने वाली है वो कुछ ही घंटों बाद तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।